एग्जाम के अंदर मोस्ट ऑफ यही क्वेश्चंस रिपीट हुआ। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड स्ट्रैटेजी क्या होती है? तो क्या कहता है कि स्ट्रैटेजी फोकस ऑन द अचीविंग द गोल। स्ट्रैटेजी क्या कहती है कि कैसे हमें अपने गोल को अचीव करना है, राइट? किन किन एक्टिविटी को मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा जिससे कि मैं मेरे गोल को अचीव कर पाऊं। बट यहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये कहते हैं कि जितनी भी एक्टिविटी आप करो ना, वो एथिकल होनी चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वो फेयर होनी चाहिए, वो सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ भी होनी चाहिए। ऐसे स्टेप नहीं उठाने हैं जिससे कि आपका फायदा हो, बाकी तो सबका नुकसान। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। सो कर लेते हैं स्टार्ट अपने यूनिट नंबर 11 को कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जरूरी है कि आप लोगों को इसके चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए कि भाई कॉर्पोरेट एंड गवर्नेंस, क्योंकि कॉर्पोरेट तो तुम लोगों ने पहले भी सुना होगा, यूनिट नंबर 9 में भी डिस्कस किया था। अब एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि हम गवर्नेंस के साथ इसकी रिलेशन बता सके। देखो कॉर्पोरेट का मतलब मैंने क्या समझाया था कि एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है। लार्ज बोला है तो सिंपल सी बात है, उसके अंदर मेंबर्स जो हैं वो भी ज्यादा होंगे और सभी मेंबर्स की जो प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस है वो भी अलग अलग होगी, सबकी इंटेंशंस भी अलग अलग होगी या नहीं होगी। इवन वो सारे के सारे क्या करने के लिए आए हैं, पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए आए हैं, परंतु उन सभी मेंबर्स की अपनी अपनी एक पर्सनल डीड होती है नहीं होती कि भाई मेरा इतना ओहदा होना चाहिए, मेरी बात माननी चाहिए, मेरे ये मतलब कि सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। और सभी के अगर किसी, मान लीजिए किसी एक पर्सन ने कोई वर्क कर दिया, ठीक है, कोई भी काम कर दिया, तो दूसरा ये कहेगा कि ये तरीका ठीक नहीं था, इसको करने का ये तरीका होना चाहिए था, ये गलत तरीका है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है बेटे, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो जब भी हम किसी बड़े बड़े बिजनेस को या फिर छोटे से बिजनेस को या फिर किसी भी तरीके के बिजनेस को हम ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो उसको ऑपरेट करने का एक पर्टिकुलर सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम दैट मीन्स वो सिस्टम जिसके रूल्स, जिसके रेगुलेशन, जिसकी टर्म, जिसकी कंडीशन, जिसके प्रोसीजर, जिसके मेथड, टेक्निक सबके ऊपर सेम अप्लाई हो। इन केस अगर ये बंदा ये काम कर रहा है और ये कहा जाए चलो ठीक है ये गलत है, मान लेते हैं कि ये गलत है, पर इन केस फ्यूचर में 3 महीने बाद इस बंदे ने भी यही इस तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म करके काम करने की कोशिश की, तो जरूरी है कि इसके लिए भी ये गलत हो। तो इसलिए यहां पर क्या बनाया गया है, एक सिस्टम बनाया गया। सिस्टम दैट मींस एक क्या बनाएगी, एक सभी ने मिलकर बैठकर क्या बनाया गया, एक पॉलिसी बना दी, रूल्स बना दिए, रूल बुक बना दी, उसमें लिख दिया कि भाई इन फ्यूचर में कोई भी बंदा, अच्छा इसने ये काम कर दिया तो ये सजा होगी, अच्छा इसने ये काम कर दिया इसकी ये सजा होगी, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में होता है। समझ पा रहे? तो गवर्नेंस क्या है, किसी सिस्टम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का एक सिस्टम होता है कि किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी। ठीक है, गवर्नेंस कुछ नहीं है, गवर्नेंस जस्ट एक सिस्टम है, रूल है, रेगुलेशंस है, बताती है, प्रोसीजर बताती है, मेथड बताती है और आपको टेक्निक बताती है कि कैसे कोई काम परफॉर्म होगा। यस एवरीवन, ये सारे के सारे टॉपिक आपके चैप्टर के अंदर, ठीक है, इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है ना, इसके पिलर्स है, बिजनेस एथिक्स है एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मॉडल है। तो सबसे पहले ना मैं आप लोगों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है वो समझाती हूँ, ठीक है। फिर यहां पर जितने भी ये पॉइंट लिखे हुए ना, ये आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ना 5 पिलर है, उनको समझेंगे पहले, फिर हम दोबारा से इंट्रोडक्शन पे आएंगे, क्योंकि ये चीजें ना बहुत, इसके अंदर सारी की सारी जो टर्मिनोलॉजी है वही यूज की गई है। तो सबसे पहले पिलर ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस समझेंगे, मींस कि जब भी हम किसी बड़े बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो वो कैसे ऑपरेट होगा, उसे जरूरी है इन 5 बातों का ध्यान रखना। सबसे पहली बात लिखी गई है कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 5 पिलर होते हैं, ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहला बोला है अकाउंटेबिलिटी, दूसरा बोला है फेयरनेस, तीसरा बोला है ट्रांसपेरेंसी, चौथा बोला है आप लोगों के पास इंटीग्रिटी एंड फिफ्थ आप लोगों के पास है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले आप लोगों को बता देती हूँ अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है। इसे वो वैसे जनरली बोला जाता है जवाबदेही, आंसवरेबल। आंसवरेबल दैट मीन्स जब अगर आप लोगों को, आप दो, मान लीजिए आप 4 दोस्त आप किसी पार्टी में गए हो, ठीक है, गए, सबकी फैमिली को पता है कि भाई ये 4 दोस्त है, ये ऐसे ऐसे के लिए करके जा रही है। कहते हैं अच्छा, अब ऐसे करके लिए जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है ना, अब सबकी फैमिली को पता है कि भाई ये गए हैं। इन केस जब वो वापिस आ रहे थे ना, उनमें से एक दोस्त वापिस उनके साथ नहीं आया, ठीक है, तो
जो जो दोस्त नहीं आया है, ठीक है, जो चौथा दोस्त नहीं आया है, तो उसकी फैमिली वाले पर्सन किससे पूछेंगे? बाकी 3 दोस्त से पूछेंगे? नहीं पूछेंगे कि भाई मेरा बेटा क्यों नहीं आया है। तो उनकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई उसका वो आंसर दे। तो अकाउंटेबिलिटी क्या है बेटे? अकेली नहीं चलती। अकाउंटेबिलिटी क्या है बेटे? आप लोगों को पहले एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि बेटे अगर आप चारों एक साथ जा रहे हो तो डेफिनेटली चारों वापस भी आएंगे। अगर चारों वापस, अरे कहते हैं ना, अक्सर पेरेंट्स कहते हैं ना, बेटा ध्यान से जाना, एक साथ रहना, कहीं मतलब एक दूसरे से बिछड़ मत जाना, ठीक है, और वापस एक साथ घर आ जाना, टाइम पे आ जाना, ठीक है। अगर किसी का फोन नहीं लगता तो हम दूसरे की फोन के ऊपर रिंग करते हैं, नहीं करते हैं? तो सेम इस तरीके से इन केस अगर एक दोस्त नहीं आता है तो बाकी के जो बचे 3 दोस्त है तो उनके लिए उन्हें जवाब देना पड़ेगा उनकी फैमिली को कि भाई मैंने, हमें वो अपने दूसरे दोस्त के साथ चला गया है या फिर वहीं रह गया है, ठीक है, कुछ भी, मतलब उसको आंसर देना। अकाउंटेबिलिटी होता है आंसर देना। तो सेम इस तरीके से कंपनी के अंदर भी होता है बच्चे कि जब भी कभी कंपनी के अंदर जो मेन डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो डिसीजन लेते हैं, किसी भी तरीके का डिसीजन ले रहे हैं, तो उस डिसीजन के पीछे जो भी रिजल्ट रहे, चाहे वो सक्सेस हो या फेलियर हो, मार्केट का शेयर बढ़े या फिर डाउन हो, मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी भी रहे, तो वो जो जिसने डिसीजन लिया है ना, वो उसके लिए जवाबदेही होगा कि भाई मैंने डिसीजन लिया है और इसके कारण ये अगर आउटकम अच्छे आ जाते हैं तो डेफिनेटली देखो हर कोई आगे आ जाता है कि देखो मैंने किया था। अगर अगर आउटकम अच्छे ना आए तो फिर भी उसे जरूरी है कि आगे आकर उसकी एक्सप्लेनेशन देना। तो अकाउंटेबिलिटी क्या है? एवरी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन। हर एक एक्शंस का हर एक कोई बंदा क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है कि कैसे डिसीजन लिया उसके आउटकम के लिए, कि आपने डिसीजन लिया तो क्या सोच के लिया था, क्या आपने इसके बारे में नहीं सोचा था, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से आप लोगों को जो वेल मैनर से अगर कोई बिजनेस चल रहा होगा ना, तो डेफिनेटली वो अपनी सक्सेस और फेलियर दोनों को वो एक्सेप्ट करेगा, ना कि सक्सेस को, ठीक है। टेक द ओनरशिप ऑफ द डिसीजन कि हाँ भाई मैंने डिसीजन लिया है, मैं डिसीजन ले रहा हूं, उसके लिए आंसरेबल होना चाहिए कि हाँ डिसीजन लिया है तो इसका रिजल्ट अगर ये आया तो उसके लिए भी जिम्मेदारी मेरी है, इसके लिए रिजल्ट ये आया तो उसके लिए भी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। समझ में आया अकाउंटेबिलिटी? अच्छा, फेयरनेस का मतलब होता है इक्वलिटी रखना। इक्वलिटी दैट मीन्स अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, अगर जैसे मैं कहूं कि मेरी क्लास के अंदर 80 बच्चे हैं तो 80 के 80 बच्चों के साथ मेरी ट्रीटमेंट सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई नॉन का पर्सन बच्चा है तो मैं उसके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट करूं, उसको मैं स्पेशल उसको पढ़ाने के लिए मैं आवर्स स्पेंड करूं, नहीं, मैं सभी को इक्वली टाइम दूं, सभी को इक्वली ट्रीट करूं। दैट्स नोन एज अ फेयरनेस, राइट। ट्रीट द ऑल द स्टेक होल्डर्स इक्वली विदाउट द बायसनेस, बिना किसी की डिस्क्रिमिनेशन किए, बिना किसी भेदभाव किए, राइट। स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है? स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में दिन रात का फर्क है। स्टेक होल्डर्स होते हैं जैसे कि एम्प्लॉइज हो गए, कस्टमर, मतलब कि कंपनी के जो अदर पर्सन जो कंपनी के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, कंपनी की एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखते हैं। शेयर होल्डर होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी पैसा लगाया होता है, राइट। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे नोट्स आप लोगों को अभी नजर आ रहे हैं ना, वैसे ही नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे अगर आप लेना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया, बता दिया। जब आपके पास सामने नोट्स आएंगे ना तो डेफिनेटली वो एज इट इज होने चाहिए, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दिखा रही हूं वो एज इट इज उसके अंदर भी शो ऑफ होनी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ अगर मैं कंपनी को रिलेट करूं तो कंपनी ने कहा कि भाई हमारा टर्नओवर भाई 3.5 करोड़ रुपए है, तो जरूरी है कि इंटरनल जो इंफॉर्मेशन है जो एक्चुअल में है वो 3.5 ही होनी चाहिए। समझ में आया? मीन्स की ओपन एंड क्लियर शेयरिंग ऑफ द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विद द स्टेक होल्डर। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि देखो अगर कंपनी अपनी इंफॉर्मेशन को गलत दिखाएगी या फिर उसकी इंटेंशन कुछ और होगी, डेफिनेटली वो हेरा फेरी कर रही है, गलत दिखा के लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवाना चाह रहा है अपनी कंपनी के अंदर, तो कहीं ना कहीं उसकी इंटेंशन अलग है, वो किसी और मोटिव से उस पैसे को कलेक्ट कर रहा है और वो कहीं पे और लगाने वाला है। तो जरूरी है कि कंपनी जब चल रही है, गवर्नेंस ये कहती है कि भाई आप लोगों के अंदर ये भी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये इंश्योर करे कि नो वन इज कीप्ट इन द डार्क अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस एंड एक्टिविटीज।
दैट मीन्स कि कोई भी ऐसा पर्सन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको कंपनी के बारे में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं की, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट से हो या फिर बिजनेस के अंदर डिसीजन लेने से हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस से हो। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी क्या दिखाती है बेटे, आप लोगों की क्रेडिबिलिटी दिखाती है, आप लोगों के इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट, इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट आप लोग जीत पाएंगे। कॉन्फिडेंस उन्हीं का बिल्ड होगा कि देखो हर बार जैसे बताया ना वैसे ही इनको मिल जाती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि इंटीग्रिटी क्या है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जब भी हम कोई काम कर रहे हैं वो एथिकल मैनर्स में हो, ऑनेस्टी से हो। ये नहीं है कि हाँ बस कागजी कार्रवाई में नहीं होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए एग्जाम के अंदर, फिर भी करते हैं, तो वो आप लोग इस तरीके से नहीं आते। और इवन जैसे अगर ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी में भी बात की जाए ना, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए कि भाई चीटिंग नहीं करना, ठीक है, मैंने बोला कि भाई चीटिंग नहीं करनी, परंतु क्या किया, एक बच्चे ने चीटिंग कर ली, पर बाद में उन्होंने मेरे को बताया कि मैम मैंने चीटिंग की थी, तो ये इसकी ऑनेस्टी है। चीटिंग करनी ही नहीं थी, ये इनकी इंटीग्रिटी होगी। गॉट इट। सो अगर कंपनी अपनी इंटीग्रिटी के साथ काम करेगी तो डेफिनेटली वो बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव करेगी। थोड़ा बहुत ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, ठीक है, बट हाँ लंबे टाइम तक जरूर सर्वाइव करेगी। गॉट इट। जब आप पर्सनल लेवल पर उन चीजों को मान लेते हो, दैट्स नोन एज इंटीग्रिटी, कि ये सही है ये गलत है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जब कंपनी क्या कर रही है, अपने बिजनेस को तो रन कर ही रही है, वो तो बहुत बढ़िया बात है, पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रखती है कि जिस सोसाइटी में मैं रह रही हूं ना, तो उसके लिए कुछ मैं अच्छे काम करूं, ना कि मैं बुरे। अच्छे काम जैसे कि मैं वहीं के एरिया के लोगों को मैं क्या करूं, एम्प्लॉयमेंट दूं, ठीक है, वहां के जो एरिया की जो बेसिक नीड्स है मैं वैसा प्रोडक्ट जनरेट करूं। और इवन प्रोडक्ट तो छोड़ो, चलो नहीं जनरेट कर रहे हो इट्स ओके, बट ये नहीं होना चाहिए कि आप इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे वो नॉइस हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एयर हो। मतलब कहने का मतलब है कि आप लोगों का डिसीजन कहीं ना कहीं अगर सोसाइटी को इफेक्ट करेगा तो डेफिनेटली आप एक अच्छे क्या नहीं है कॉर्पोरेट सेक्टर में ऑपरेट नहीं कर सकते हो, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, जितना वो कमाते हैं ना, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा वो डोनेट कर देती है अपनी सोसाइटी में, एजुकेशन में, वाटर के अंदर, ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर, किसी भी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने में। तो कॉर्पोरेट जो गवर्नेंस के ये जो 5 पिलर है ये इंपॉर्टेंट है। अब जब आप इसके इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ना, आप लोगों को सभी समझ में आ जाएगी क्या कहते हैं। अब समझ में आए, गवर्नेंस कुछ नहीं है, गवर्नेंस एक सिस्टम है, जिस सिस्टम दैट मीन्स एक सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ रेगुलेशंस है, पॉलिसी है, मेथड है, जिनके थ्रू हम किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। और वो जो रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स है, रेगुलेशंस है, टर्म कंडीशंस है, वो सबके ऊपर एज इट इज अप्लाई होते हैं। ये नहीं है कि कोई सीनियर पर्सन है तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती, जूनियर है तो उसके ऊपर अप्लाई होती है, ऐसा नहीं है। गवर्नेंस दैट मीन्स एक प्रॉपर सिस्टम होता है जो कि बिजनेस को ऑपरेट करने का तरीका बताते हैं कि कैसे क्या कुछ काम होने वाले हैं, राइट। यस एवरीवन। सो इसको पढ़ो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम होता है बाय विच द कंपनी आर डायरेक्टेड, कंट्रोल एंड मैनेज। कैसे, फेयरनेस, मतलब कि किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है, ट्रांसपेरेंट, जो जैसा नजर आ रहा है आप वैसा ही दिखाएंगे, ऐसे हेराफेरी नहीं करने वाले हैं। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मीन्स कि जो भी डिसीजन आप ले रहे हो उसके लिए आप जवाबदेही होनी चाहिए। क्योंकि जब देखो बच्चे, आप कोई अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं ना, तो जरूरी है अपने बिजनेस को इस तरीके से ऑपरेट करो कि आपका बिजनेस एथिकली एंड एफिशिएंटली वैसे चले और प्रॉफिट भी जनरेट करे और सोसाइटी को भी लेकर चल रहे हो। और जब आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को पढ़ रहे हो ना, तो नॉर्मली इसके अंदर 2 एस्पेक्ट आते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो ये दोनों आपको समझ में आ जाएंगे। अब इंटरनल का मतलब होता है कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन होते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट के अंदर पर्सन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इंटरनल जो भी कंट्रोल करता है सीईओ आता है, ठीक है, बोर्ड ऑफ जो आपके मैनेजर्स होते हैं सीए होते हैं, ये सारे के सारे पर्सन होते हैं। और यही मेन पॉइंट होता है जो कि डिसीजन मेकिंग पर्सन होते हैं, राइट। अगर इनका डिसीजन अपने फेवरेबल है, मींस कि उनके पर्सनल इंटरेस्ट में है, तो डेफिनेटली वो अपने सोसाइटी, अपने एम्प्लॉयज, अपने शेयर होल्डर, अपने स्टेक होल्डर्स, किसी को भी ध्यान नहीं रखने वाले। तो यहाँ पे फोकस किया जाता है कि ये अच्छे हों। सेकंड आ जाता है आप लोगों का एक्सटर्नल सेक्टर्स, जिनके अंदर आ जाते हैं अपने शेयर होल्डर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉयज एंड सोसाइटी।
गॉट इट। अच्छा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है कैसे मार्केट में आया था, मीन्स कि हम जब पढ़ रहे हैं ये एकदम से थोड़ी ना आया होगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था पीछे कि कोई भी चीज एकदम से बिल्कुल भी नहीं आती है। गवर्नेंस रूल रेगुलेशंस होने चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, मैनेजमेंट से काम करना चाहिए, टाइम पे होना चाहिए, ये एकदम से बिल्कुल भी नहीं है। धीरे धीरे करके चीजों को एक्सपीरियंस किया, चीजें ऐड होना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 1947 के भारत की और अब 2026 के भारत की, बहुत ज्यादा दिन रात का फर्क है या नहीं है? तो यहां पे सेम है कि चीजें धीरे धीरे करके इवॉल्व हुई है, राइट। यहां पर आपके मल्टीपल आइडियाज आए हैं, धीरे धीरे करके वो एड ऑन होते गए हैं। तो ये शो हाउ द कंसेप्ट हैज मूव फ्रॉम द सिंपल आइडिया ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द मॉडर्न सिस्टम ऑफ द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। पहले तो जस्ट हमारे पास क्या होता था, हम केवल सोसाइटी को ध्यान देते थे, मीन्स की जो हमारे पास जो जनरली पब्लिक है ना, ठीक है, पीपल्स है, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उनकी वेलफेयर करना, दैट्स इट, ये हमारा काम होता था। पहले जो एशियंट पीरियड की अगर बारे में बात की जाए, जब मौर्य साम्राज्य के बारे में बात की जाए, ठीक है, चाणक्य जी के द्वारा अगर बातें बताई जाए, तो उस टाइम पे जो गवर्नेंस ना का मतलब होता था किसी किंगडम या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए होता था, कोई ऐसी कंपनी के लिए नहीं होता था। उन्होंने बताया कि स्पेशली ड्यूरिंग देयर इज अ मौर्य पीरियड द गवर्नेंस हैज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द रूलर। मीन्स की रूलर की सबसे पहली ड्यूटी ये होती थी कि जिस सोसाइटी में तुम लोग रह रहे हो ना, तो उस सोसाइटी के जो पर्सन है ना, उनकी भलाई के लिए हम काम करें। गुड रूलर उसी बोला जाता था जो कि फोकस करता था हैप्पीनेस एंड द वेलफेयर किसकी, सब्जेक्ट की। अब सब्जेक्ट का मतलब ये मत समझना कुछ हो रहा हम पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट है, नहीं। सब्जेक्ट का मतलब है हमारी सोसाइटी, हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे स्टेक होल्डर्स, जो भी किसी पर्टिकुलर चीज के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। और रूलर दैट मीन्स किंग, मतलब दैट मीन्स जो डिसीजन ले रहा है, अगर मैं इसको आज की टर्म के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूं, राइट। तो पहले के टाइम में क्या होता था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट था कि हाँ जो किंग है, ठीक है, वो अच्छा तब माना जाएगा जब अपनी सोसाइटी को ध्यान में रखेगा। कहते हैं अच्छा। फिर धीरे धीरे करके 19वीं सेंचुरी आई और 19वीं सेंचुरी में यहां पर अपना कंपनी का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था 1956 के अंदर, ठीक है। धीरे धीरे करके फिर हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था 1991 के अंदर। तो धीरे धीरे करके चीजें कन्वर्ट होने लगी। अब यहां पर कंपनी का कॉन्सेप्ट आने लगा, कंपनी कैसे सेट होगी, कंपनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कैसे बनेगी, कंपनी और ओनर कैसे एक दूसरे से अलग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे सेलेक्ट होंगे, ये एक रूल्स है, ठीक है। कंपनी कैसे बनेगी तो इसकी भी एक प्रोसेस है। तो वो अब यहां पर ये चीजें ऐड होने स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते थे, किस तरीके से अपने रूल बनाएंगे उनके लिए बताया गया था। फिर धीरे धीरे करके चेंजेस आए कि ऑनरशिप एंड कंट्रोल के अंदर। ऑनरशिप और कंट्रोल का मतलब क्या है कि देखो पहले क्या होता था कि जैसे अक्सर जो अभी भी फिलहाल जो खुद अपनी शॉप कर रहे हैं, ठीक है, अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कार मैकेनिक का एग्जांपल लिया जाए, अगर आपके पापा, फॉर एग्जांपल आपके पापा जो है कार मैकेनिक है, उनकी खुद की दुकान है, वो ओनर भी खुद है, अपनी दुकान के अंदर वो कंट्रोल भी खुद करते हैं, नहीं करते हैं, यस एवरीवन। तो पहले ये ऐसी चीज होती थी कि जो इंडिविजुअल होता था ना उसके हाथ में खुद ऑनरशिप होती थी और वो खुद अपने बिजनेस को ऑपरेट करता था। पर आज क्या है, बड़े बड़े लेवल पे जैसे जैसे बिजनेस कर रहे हैं तो पैसों की कमी होनी स्टार्ट हुई, और पैसों की कमी होनी स्टार्ट हुई तो हम पैसों को बोरो करने लगे, उधार लेने पड़े। और उधार देने के लिए कौन कौन होगा, मेनली तो बैंक होंगे उस टाइम पे, मतलब पहले के टाइम के बारे में बात की जा रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी और जो हमें कॉर्पोरेट सेक्टर जो हमें फंड प्रोवाइड करते हैं, बैंक, कंपनीज एंड फंड्स, ये ऐसे पर्सन है, ठीक है, इसे हम इंस्टीट्यूशनल फंडर कह सकते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं, यहाँ पे फंड्स नहीं आएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे। अब फिर वहां पे कॉन्सेप्ट आया जिसका जिस कंपनी के अंदर जितना पैसा लगा होगा वो उतने हिस्से का क्या होने वाला है, ओनर होने वाला है, राइट। अब यहाँ पे मान लीजिए इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है 100 लोगों ने, तो सारे 100 के 100 लोग क्या हुए, इसके ओनर हुए। अब सब चाहेंगे कि भाई मेरी चले मेरी चले मेरी चले। अब उनके डिस्प्यूट्स ना हो तो वो क्या करेंगे, 100 के 100 पर्सन इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होने के बाद किसी 2 या 3 पर्सन को एज अ सेलेक्ट करेंगे। जैसे अक्सर क्लास में होता है, मॉनिटर को भी हम सेलेक्ट करते हैं ना,
पूरी क्लास 80 बच्चों की है तो उसमें से 2 मॉनिटर को सेलेक्ट करते हैं कि अब वो इन सभी 100 के ऊपर क्या रखेगा, उन सबके लिए डिसीजन लेगा, उनके नाम पर किसी भी कोई तरीके की प्रॉब्लम है तो वो आगे लेकर जाएगा। तो ये इन सभी के सभी 100 के 100% तो कंपनी को नहीं चला सकते, तो इन्होंने क्या किया, अपने इस डायरेक्टर को अपॉइंट किया। तो ओनर कौन है, ये 100% है, और कंट्रोल कौन कर रहा है, ये डायरेक्टर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे ओनरशिप और कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे डिफरेंशिएट हुआ। गॉट इट। अच्छा, जैसे जैसे चीजें 1991 और उसके आगे की ओर बढ़ने स्टार्ट हुई ना, तो हमारे यहाँ पर फेलियर्स भी फेस हुए। फेलियर इन द केस दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर सीरियस प्रॉब्लम भी आई, घोटालेबाजी भी हुई, और जिसके कारण हमारे यहाँ पर क्राइसिस भी आया था। जैसे कि फाइनेंशियल फ्रॉड होने लग गया, कंपनी के जो फंड का गलत प्रयोग होने लग गया, कंपनी अपने नाम पे का नाम कुछ है, काम कुछ और कर रही है। तो इन वजह से काफी सारे फेलियर्स आए। देन इंडिया के अंदर भी हमारे पास गवर्नेंस किसके रिगार्डिंग, कॉर्पोरेट के रिगार्डिंग आना स्टार्ट हुआ। क्योंकि देखो धीरे धीरे करके हम क्या किसकी ओर बढ़ते जा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और ग्लोबलाइजेशन का इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ ग्लोबली हम अपने आप को इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, नहीं, ठीक है इंटरकनेक्टेड कर रहे हैं, अपने इकोनॉमी को दूसरे की इकोनॉमी के साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है, जब हमें जरूरत पड़े हम उनकी हेल्प ले रहे हैं, उनको जरूरत पड़े हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। पर जरूरी है ना कि हमें ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़े कि जो हमारे लिए भी फेवरेबल हो, और जिस कंट्री के साथ हम कनेक्ट कर ले रहे हैं अपने आप को उसके लिए भी फेवरेबल हो। तो यहाँ से मुकदमा स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं यहाँ से नींव और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई कि भाई अब तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस लाना ही पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे एज पर द कंट्री सभी के अपने अपने रूल्स हैं। तो ये समझ में आ गया किस तरीके से हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इवोल्यूशन हुई है, ठीक है, धीरे धीरे करके हुई है। फिर फाइनली हमारे पास आया था मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो आखिरी में मैंने तुम्हें सबको ये बता दिया, स्टार्टिंग में तुम्हें बता दिया कि भाई ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, इंटीग्रिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेन 5 पिलर बताए गए कि जब भी कोई बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, चाहे वो बड़े लेवल पे चाहे छोटे लेवल पे, हमें जरूरी है कि इनको फॉलो करना है। दैट्स इट, गॉट इट। तो कंक्लूजन ड्रॉ हो गया। एशियन टाइम के दैट मीन्स आप केवल वेलफेयर की तरफ फोकस करते थे, लीगल रूल्स के अंदर था हम इन जो शेयर होल्डर है उनकी प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, और जो मॉडर्न स्टेज है वो बात कर रही है इन 5 पिलर्स के ऊपर। समझ में आ गया? यस एवरीवन। इन 21 मिनट्स के अंदर हमने 3 टॉपिक्स को कवर कर लिया, फर्स्ट, सेकंड एंड पिलर्स, 3 टॉपिक्स को। अब बात करते हैं हमारे बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले एथिक्स के बारे में समझते हैं ना, क्या होते हैं एथिक्स के बारे में। जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो आपके अंदर भावना आती है, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि आप रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, आपने देखा कि जो मेरे सामने जो पर्सन चल रहा है ना, ठीक है, उसकी पॉकेट से क्या गिर चुका है, इसका पर्स गिर चुका है, और आपने देखा भी है कि इसका है, ठीक है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि भाई इन पर्सन को रोका जाए, बताया जाए कि मैम सर ये आपका पर्स है और ये गिर गया था। अगर बेटे आप लोग इसको अपने पास रख लेते हो तो क्या आपके मन में ये 2 बातें आएंगी कि यह सही है या गलत। ये जो 2 डायरेक्शंस प्रोवाइड कर रहा है ना, ये एथिक्स है। दैट मीन्स एथिक्स ये बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आप चीजें जानबूझकर कर रहे हो तो जैसे छोटा बच्चा कोई गलती कर देता है, ठीक है, छोटे बच्चे को नहीं पता कि पेरेंट्स को ऐसे 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 मारते नहीं है। अक्सर क्या करते हैं जो छोटे बच्चे तो उनको ऐसे 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 मारने की आदत होती है ना। तो बट जब तक उनको समझाएंगे नहीं बेटा ऐसे नहीं मारते हैं, ऐसे गलत बात है, तो उनको पता नहीं चलेगा। अगर जानबूझ के कर रहा है वो उनको नहीं पता एथिक्स के बारे में। पर हाँ, जब हमें चीजें के बारे में पता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसे हम एथिक्स कहते हैं। बिजनेस में भी यही बात है। दैट मीन्स जब ये बिजनेस कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है ना, कि कुछ भी करे, कि मान लीजिए ठीक है उनका प्रॉफिट मोटिव है, पर प्रॉफिट मोटिव का मतलब ये नहीं है कि अपने एम्प्लॉइज का, अपने शेयर होल्डर्स का वो फंड को गलत यूज करेगी, उनको एक्सप्लॉइट करेगी, उनसे ओवर वर्किंग करवाने वाली है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। उनको भी पता है कि गलत है, ये ठीक है, राइट। तो बिजनेस एथिक दैट मीन्स बिजनेस डिसीजन अफेक्ट मैनी पीपल सच एज द कस्टमर, एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर, सोसाइटी। क्योंकि जब भी हम डिसीजन लेते हैं ना, हमें जरूरी है इन सबको ध्यान में रखना पड़ता है। और कंपनी कांट बी फोकस ओनली ऑन द प्रॉफिट। कंपनी ऐसा नहीं है कि मैं केवल प्रॉफिट पे फोकस करूं, जरूरी है इनके ऊपर भी फोकस करना। मस्ट आल्सो कंसिडर द एथिकल एस्पेक्ट
बिजनेस एथिक आल्सो हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन डील विद द एथिकल डायलीमा। डायलीमे का मतलब होता है कि आपके सामने हमेशा दो सिचुएशन होगी, और उन दोनों सिचुएशन में ना आप लोगों के सामने एक ऐसा पॉइंट आएगा, ये पहला पॉइंट ये कह सकता है कि भाई आप लोगों प्रॉफिट कमा सकते हो, कहते कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट कमा सकते हो, पर दो तरीके, एक तो है शॉर्टकट और दूसरा है लॉन्ग प्रोसेस को फॉलो करना। शॉर्टकट में कहेंगे कि शॉर्टकट क्या होगा कि भाई ऐसे किसी को चीट कर दो, ठीक है, और लॉन्ग रन में क्या होगा कि भाई सभी को कंसीडर करके आप लोग डिसीजन लेंगे। तो अब आपको खुद को पता है कि भाई किसी को चीट करना, किसी से धोखाधड़ी करना, आप अपने ही पार्टनर के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो तो कि प्रॉफिट कमाना है, मोटिव वही है, पर दो सिचुएशन आ जाएगी। तो उन दो इस डायलेमा को शॉर्ट आउट करने का तरीका यही है कि ये देखो कि भाई एथिक आपको कहता है करने के लिए तो करो, अगर नहीं कहते हैं तो मत करो। तो यहाँ पे तो नहीं कह रहा है कि भाई लॉन्ग रन में करना चाहिए, दैट्स इट। तो एथिक एक डायलेमा क्रिएट करता है और उस डायलेमा से एथिक्स क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डायलेमा आते हैं, ठीक है, उनसे डील करने की हमें शक्ति देता है। Become the difficult to deciding the what is the right and wrong in such a situations the value and principle guide the decision। वैल्यू और प्रिंसिपल हमें कहीं ना कहीं गाइड करते हैं कि भाई ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और हम फाइनल डिसीजन ले लेते हैं। तो बिजनेस एथिक रेफर टू मींस एप्लीकेशन ऑफ द एथिकल प्रिंसिपल एंड वैल्यू। कहां पर करेंगे, हमारे बिजनेस में, कहां पर करेंगे, हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं या फिर कोई डिसीजन ले रहे हैं, दैट्स इट। तो जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो तो जरूरी है इन बातों का ध्यान रखना कि जब हम अब इसमें डिफरेंशिएट कर पाए कि क्या सही है क्या गलत है, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं एक रैशनल डिसीजन ले सकते हैं। यस एवरीवन, एक रैशनल डिसीजन ले सकते हैं। डे टू डे ऑपरेशंस जितने भी करते हैं, डे टू डे जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, उसके अंदर जो इशू आ जाते हैं, ठीक है, उनसे डील करने की कैपेसिटी भी हमें ये रूल्स एंड वैल्यूज दे देती है कि भाई ये सही है, नहीं ये सही नहीं है, इसको हटा दो, ये करो, ठीक है, कि एम्प्लॉय के साथ कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए। हमें पता है कि जनरली क्या होता है, 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 8 घंटे की ड्यूटी के दौरान उसको जितना भी वेतन होना चाहिए वो हमें देना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर आप नहीं कर रहे तो अनएथिकल है ये चीजें, ठीक है। अपने कस्टमर से प्राइस जितना चार्ज करो, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपने 20 रुपए में बनाया, आप मार्केट में सभी का प्राइस 40 रुपए है, ठीक है, तो जरूरी है आप उनसे 40 रुपए चार्ज करो। ऐसा थोड़ी ना है कि आप कस्टमर की पॉकेट से ज्यादा चार्ज करने की कोशिश करेंगे अगर मार्केट में कहीं और नहीं मिल रहा है तो जरूरी है बच्चे इन चीजों का ध्यान रखना। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट मीन सोसाइटी की तरफ आप लोगों का ध्यान होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले को नुकसान पहुंचा के अपना प्रॉफिट कर रहे हो, नहीं, ये भी कोई सही तरीका नहीं है। इट्स एनकरेज द ऑर्गेनाइजेशन टू बिकम द गुड कॉर्पोरेट सिटीजन। अगर आप अपने एथिक्स के साथ अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी सोसाइटी में एक वैल्यू होगी, आपकी सोसाइटी में जो कस्टमर्स होने वाले हैं और आपके साथ आपके लिए जो भी सेंटेंस, जो भी वर्ड यूज होने वाले हैं उनके द्वारा, कस्टमर्स के द्वारा, अपने कंपटीटर के, वो अच्छे होने वाले हैं। तो एथिक्स कुछ नहीं है, एथिक्स आपको सही और गलत की पहचान बताता है कि ये बेटे सही है, ये गलत है। एथिक्स अक्सर दो टाइप के होते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव होता है, नॉर्मेटिव होता है। डिस्क्रिप्टिव होता है कि जो एक्चुअल में फिलहाल आप कर रहे हो, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली डू, उसको करने के लिए हमें डिसीजन मेकिंग करने के लिए हमें हेल्प करता है। नॉर्मेटिव का मतलब होता है फ्यूचरिस्टिक, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन शुड डू, राइट। एग्जाम्पल्स अब आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने आपको बताया। ओके, यस एवरीवन, पिलर्स हो चुके हैं। यहां पर हमारे 4 टॉपिक हो गए हैं, फिनिश, गॉट इट। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं जो कि बात करता है मॉडल्स ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मॉडल्स पता है क्या कह रहे हैं, वही बात है जैसे मैंने आपको इवोल्यूशन में बताया ना कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एकदम से कॉन्सेप्ट नहीं आया। कॉर्पोरेट मींस कंपनीज के रिगार्डिंग अपनी रूल्स ऑफ बुक स्टार्टिंग से नहीं है, प्रोसीजर स्टार्टिंग से नहीं है, मेथड स्टार्टिंग से नहीं है, धीरे धीरे करके आए। और जो देश इस चीज को, जैसे जीएसटी का कॉन्सेप्ट हमारे इसमें तो 2017 में आया था आई थिंक, है ना, बट इससे पहले बहुत सारी कंट्रीज ने अप्लाई कर रखा था, तो हमने किसी को तो देखा होगा ना, फिर अप्लाई किया होगा। यस एवरीवन, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है, जो मॉडल है ना, ठीक है, ये नहीं है कि किसी एक ने बना दिया सभी ने अप्लाई कर दिया, नहीं, एक दूसरे की देख देख कर जैसा भी सुटेबल लगे अपने अपने कंट्रीज के लिए बना दिया, राइट। सो यहां पर आप लोगों के 7 मॉडल्स हैं,
ठीक है। तो इन 7 मॉडल्स को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे कनाडा के, कैनेडियन मॉडल्स जिसे हम कहते हैं। इसमें पता है क्या बात है, इसने देखो टॉपिक बहुत ज़्यादा वास्ट है, चीज़ें हैं आप लोगों को समझ में आए तो डेफिनेटली आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो कनाडा के कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कैसे डेवलप हुआ था, उन्होंने क्या किया था, यूरोपियन रूट्स को पकड़ा, मीन्स की जो आपने फ्रांस एंड ब्रिटेन को इनको बेस माना, ठीक है। उन्होंने जिस तरीके से पॉलिसी अप्लाई की हुई थी हमारे अपनी कंट्री के अंदर, तो कनाडा ने क्या किया, अपने यहाँ पर भी कंपनीज को ऑपरेट करने के लिए सेम एज इट इज रूल बना दिए। पर धीरे धीरे करके देखा कि भाई इन्हीं दो को नहीं फॉलो करते, अमेरिका एक डोमिनेंट सिचुएशन में था उस टाइम पे, ठीक है। तो उन्होंने अमेरिका को भी एज अ कॉपी करके अपनी कंपनीज को ऑपरेट करने के लिए रूल रेगुलेशन बना दिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग की पॉइंट अगर बात की जाए, कनाडा के अंदर क्या किया जाता था, यहाँ पर फैमिली ऑन बिजनेस ऑपरेट किया जाता था। मींस की जो फैमिली मेंबर्स होने, जैसे कि मैं चाचा है, ताऊ जी है, पापा है, सब मिलकर एक ही बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। कहते हैं दादा लाई हमारी बिजनेस चल रहा है, वो वही सेम बिजनेस कर रहे हैं। तो कनाडा में भी कुछ ऐसा ही होता था, है ना। अक्सर ऐसे ही एरिया के अंदर वैसे ही मिलेगा आप लोगों को कि फैमिलीज बिजनेस मिलेंगे, और उसको ऑपरेट किया जा रहा था। और फिर क्या हुआ था, उनके बाइफर्गेशन भी होते थे, पार्टीशन जिसे हम कह सकते हैं, है ना। तो उनको ऑपरेट करने के तरीके बताए गए। तो यहाँ पे वही बात की गई है, अर्लियर द टाइम मोस्ट बिजनेस इन कनाडा वर द फैमिली ओन, बट नाउ द सिस्टम इज बिकम द मोर स्ट्रक्चर एंड द प्रोफेशनल। तो इसके की पॉइंट्स याद रखने हैं कि इन्होंने यूरोपियन रूट और अमेरिकन प्रैक्टिसेस को फॉलो किया है, और यहाँ पे इन्होंने फोकस किया है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आए। और दूसरा, हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, इसकी कंपनी के अंदर कोई भी बंदा कोई भी तरीके का डिसीजन ले रहा है, वो आंसरेबल होना चाहिए कि भाई ये डिसीजन ऐसे लिया गया है, ये डिसीजन ऐसे लिया गया। और ये पहली ऐसी कंट्री है जिन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बहुत जल्दी तरीके से अडॉप्ट किया था। वन ऑफ द अर्ली कंट्री टू अडॉप्ट द कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये मिक्स्ड मॉडल है, ये भी नहीं कह सकते प्रॉपर यूरोपियन है, या भी ये भी नहीं कह सकते प्रॉपर अमेरिकन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करती है। गॉट इट। अच्छा, नेक्स्ट जाता है यूके अमेरिकन मॉडल, जिसे हम एंग्लो अमेरिकन मॉडल कहते हैं। इसमें पता है क्या है कि ये एक देखो पहले डेवलप्ड नेशन है, राइट। और इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा इस चार्ट को समझते हैं, कहना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कौन होते हैं, जो कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं। अब यहाँ पर इनके नंबर्स बढ़ जाए, ठीक है, शेयर होल्डर का मान लीजिए नंबर 200 से 400 हो जाए, ठीक है, मतलब कि इतने पर्सन उस पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हैं। अब उनको सभी के सभी क्या डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे, क्या सभी के सभी वोटिंग करेंगे? ऐसे तो भाई प्रोसेस ही बहुत लंबी हो जाएगी, ऐसे तो कंपनी का काम ही ज्यादा बढ़ जाएगा, इनको संभालेगा कौन सबके। तो यहाँ पे बताया गया जैसे कि अक्सर जो शेयर होल्डर क्या करते हैं, एक वोट करते हैं कि हम सबके लिए डिसीजन कौन लेगा, तो उसे बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मीन्स कि पूरे के पूरे बोर्ड का ये डायरेक्ट करने वाला पर्सन है। मीन्स कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, इन सभी शेयर होल्डर्स के लिए काम करेगा। कहते अच्छा सही बात है। अब सारे के सारे 200 के 400 के बंदे मीटिंग में तो नहीं आएंगे, मीटिंग को करने के लिए अभी बहुत बड़ा प्लेस चाहिए होगा, और सबके अगर ओपिनियन अलग हो गए ना तो डिसीजन तो हम कभी ले ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे बोला कि यहाँ पर बच्चे शेयर होल्डर क्या करेंगे, अब जैसे क्लास में मॉनिटर को सेलेक्ट करते हैं ना, 80 बच्चों की क्लास के अंदर मैंने सभी के सभी को पावर थोड़ी ना दे रखी है। अब 80 बच्चों की क्लास के अंदर मैंने 3 मॉनिटर सेलेक्ट कर रखी है, तो सभी की अपनी अपनी ड्यूटी है। और जब भी कभी उनको कोई भी बात शेयर करनी है, पूरी क्लास डिस्कस करके उनको बताएगी, वो मेरे को बताएंगे, मैं अपने आगे एचओडी को बताना होता है। तो सेम इस तरीके से यहाँ पे भी है। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, वो अपने इन सभी शेयर होल्डर के लिए ही डिसीजन लेगा, सभी शेयर होल्डर के लिए ही वर्क करने वाला है। अच्छा जी, अब सारे के सारे इतना सारा काम होता है। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकेले थोड़ी ना करेगा। अभी मान लीजिए मैंने 3 पर्सन को एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, समझने की कोशिश करना। अरे क्या क्या बन रहा है। तो ये क्या करेंगे, अपने ही नीचे अपने सुपरवाइजर को अपॉइंट करेंगे। सुपरवाइजर दैट मीन्स अपने मैनेजर को अपॉइंट करेंगे, जो कि इनके बेसिस पे काम करेगा। कहते अच्छा, अब ये मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर पूरी कंपनी को संभालेगा, कंपनी में अंदर क्या चीज चल रही है क्या नहीं चल रही है, और इस मैनेजर को भी सुपरवाइज करने के लिए पर्सन्स होते हैं।
ठीक है। कंपनी में कितनी तरीके की एक्टिविटी हो, पहली बात तो देखो कंपनी को ऑपरेट करना, किसी के साथ डीलिंग कर रही है, किसी के साथ फंड उठा रही है, किनके कौन कौन किनके किस तरीके का प्रोडक्ट वो लॉन्च करने जा रही है, कहां से वो सप्लाई कर रही है, क्या आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सबको मैनेज करती है। तो यहां पर क्या है, ये आपके जो क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, लीगल सिस्टम्स हैं, इन सबको कंपनी के अंदर अच्छे से ऑपरेट हो जाए, मैनेजर का काम है। क्योंकि क्रेडिटर्स क्या करते हैं बेटे, फंड प्रोवाइड करते हैं। स्टेक होल्डर्स क्या करते हैं कि आपकी कंपनी के ऊपर नजर बनाए रखते हैं कि फ्यूचरिस्टिक ये बढ़ेगी घटेगी तभी इसमें पैसा लगाएंगे, या फिर जैसे कि सप्लायर हो गया, ये देखा जा रहा है कि भाई ये कंपनी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है सामान तो हमारा फायदा, क्योंकि रॉ मटेरियल जितना ज्यादा उठेगा हमारी इनकम उतनी ज्यादा होगी। मतलब स्टेक होल्डर सारे के सारे पर्सन जो कि जैसे कि बात की जाए आपकी एम्प्लॉइज हो गए हैं, क्रेडिटर्स हो गए हैं, सोसाइटी हो गई है, गवर्नमेंट हो गए हैं, बैंक हो गया है, ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स के अंदर आते हैं जो कि कंपनी की एक्टिविटीज के ऊपर निगरानी रखते हैं। ठीक है। लीगल सिस्टम दैट मींस जो भी रूल्स रेगुलेशंस है जब भी कोई कंपनी ऑपरेट होती है, राइट। अब अमेरिका ने क्या किया है, एंग्लो अमेरिकन जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल, ये कहता है, ये पहले इन सभी टर्म का समझ में कि ये बना क्यों है। ये देखो क्या लिखा हुआ, दिस इज द मोस्ट पावरफुल एंड वाइडली फॉलो द मॉडल। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट सिचुएशन पे तो था ही अमेरिका, हमारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका, राइट। इन्होंने फोकस किया था कि अपने जो शेयर होल्डर्स है ना, उनके इंटरेस्ट को हम हार्म नहीं करेंगे। यही हमारे लिए क्या है, मेन पॉइंट है। यही हमें क्या कर रहे हैं, फंड प्रोवाइड कर रहे हैं। और अपने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंट्रोल को ध्यान में रखा, मींस कि फाइनेंशियली आप बैकग्राउंड से स्ट्रॉन्ग रहे, उनके ऊपर ध्यान दिया। कहते अच्छा, बट फिर भी काफी सारे तरीके के स्कैंडल्स हुए थे, दैट मींस घोटालेबाजी हुए थे, जिनके कारण हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस को यहाँ पर एंग्लो जो ये अमेरिकन हैं यहाँ पर और ज्यादा फोकस किया। और इनके गवर्नेंस में इन 3 से 5 बातों के ऊपर 4 बातों पे बात की है कि भाई इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन सबसे सर्वोपरि होगा, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी हम हाई लेवल पर रखेंगे, मींस कि अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो अपने शेयर होल्डर्स को एज इट इज शो ऑफ करेंगे, इंडिपेंडेंट ऑडिट होगी एंड रिपोर्ट सिस्टम होगा। कहने का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट ऑडिट का मतलब होता है बच्चे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को हम क्या करने जा रहे हैं, चेक करवा रहे हैं। चेक का मतलब होता है कि जितना काम किया है हमारे यहाँ पर, जैसे मैं कहूँगी अगर किसी कंपनी के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कर दी और उसके अंदर ना एरर फाइंड आउट किया जाता है, मतलब गलतियां ढूंढी जाती हैं कि कोई गलती तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रखा। अगर एरर नहीं है तो दी बेस्ट, अगर निकल जाए तो अपनी कंपनी के मैनेजर्स को बताना पड़ता है। तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि जो ऐसे पर्सन को आपको हायर करना पड़ेगा जो आपकी कंपनी में काम ना करता हो, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। रिपोर्टिंग सिस्टम मतलब कि हर साल आप अपनी रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करेंगे। क्लियर सेपरेशन बिटवीन द ओनर एंड द मैनेजर, जो ओनर कौन है, शेयर होल्डर, और मैनेजर कौन है, ये पर्सन, राइट। अब समझ में आया ये चार्ट ऐसा क्यों बनाया गया, गॉट इट। अच्छा जी, नेक्स्ट जाता है जर्मन मॉडल। जर्मन मॉडल के अंदर बात की जाती है, ये इन्होंने बताया, यस एवरीवन, तो पढ़ो इसको, पहले पढ़ते हैं फिर हम समझते हैं इसके बारे में। इसका डायग्राम था, हाँ ये डायग्राम, यस हाँ जी। यहां पर भी कनाडा के थ्रू जैसे हमारा सिस्टम था ना कि फैमिली बिजनेस ऑपरेट किया जाता था, यहां पर भी कुछ ऐसा ही था। बट इन्होंने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को अपनी स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ना बैंक को अपना मेन कॉन्सेप्ट मतलब सोर्स समझा था। जर्मन मॉडल एम टू बी द बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर, एम्प्लॉइज, क्रेडिटर्स, सोसाइटी। सबको पता है कि बेटे यहां से ही पैसा आएगा, अगर हम इनको नाराज कर देंगे तो डेफिनेटली हम आगे रन नहीं कर सकते। सबके बीच में लिटिल बिट थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है। कहते हैं कि जर्मनी हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड हैज ट्रेडिशनल रिलाई ऑन द बैंक एज अ मेजर प्रोवाइडर ऑफ द कैपिटल। बैंक को एज अ मेजर सोर्स माना जाता था कि उनको वो कैपिटल प्रोवाइड की जा रही है। वेयर द मल्टीपल प्रैक्टिसेस पार्टीज पार्टिसिपेंट इन द गवर्नेंस, और
गवर्नेंस के अंदर में इसकी रेगुलेशंस और टर्म कंडीशंस को बनाने में काफी सारे पार्टीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करती थी। ओनरशिप इज शेयर्ड, शेयर कैसी किस किस के बीच में होती थी, मतलब पूरी कंपनी की जो ओनरशिप है वो कैसे कैसे डिवाइडेड होती थी। जैसे फैमिली के अंदर कोई फैमिली मेंबर पैसा लगा रहा है उसके अंदर, बैंक तो है ही मेन सोर्स, वो भी उसका ओनर होगा, कोई अदर इन्वेस्टर्स है, मींस कि अगर किसी कंपनी के अंदर कोई पर्सन पैसे लगा रहा है तो उतने हिस्से का क्या हो जाता है, वो हकदार हो जाता है, ओनर हो जाता है। तो ओनरशिप इस तरीके से शेयर की जाती थी। इस मॉडल की यूनिक फीचर पता है क्या है, इसने बोर्ड के सिस्टम को दो भागों में बांट दिया था, सुपरवाइजर बोर्ड एंड द मैनेजमेंट बोर्ड। सुपरवाइजर बोर्ड का अंदर मतलब क्या होता है कि ओवरसी द मैनेजमेंट एंड इंक्लूडिंग द एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव। मैनेजमेंट बोर्ड का मतलब होता है कि जो रिस्पॉन्सिबल होगा अपनी डे टू डे एक्टिविटी के अंदर। सुपरवाइजर का मतलब होता है कि निगरानी रखने वाली बात की जा रही है। ओवरसी द मैनेजमेंट मींस कि एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि मैनेजमेंट की हर एक्टिविटी, हर डिसीजन, हर प्रोसेस के ऊपर ध्यान देगा, अपने एम्प्लॉइज के ऊपर भी, इंक्लूडिंग द एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव्स। एंड द मैनेजमेंट बोर्ड के अंदर क्या आता है कि जो डेली बेसिस पे जो वर्किंग हो रही है, डे टू डे वर्किंग एक्टिविटीज के अंदर जो भी एक्टिविटी है उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर क्या अपॉइंट करते हैं, अपने सुपरवाइजर बोर्ड को अपॉइंट करते हैं, मींस की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और ये क्या करते हैं फिर एक मैनेजमेंट बोर्ड को, मैनेजर को अपॉइंट करते हैं, और उसके जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है उन्हें बात की जा रही है, और वो क्या करेंगे, कंपनी को संभालेंगे। दैट्स इट। यस एवरीवन। तो ये बैंक इज द कंट्रोलिंग कंपनी है, स्ट्रॉन्ग रोल ऑफ द बैंक इन द कंट्रोलिंग कंपनीज एंड द फैमिली ऑन द बिजनेस, एंड फोकस किया गया था लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। यहाँ पे ये यूनिक पॉइंट है, राइट। और ट्रांसपेरेंसी तो देखो यहाँ पे सब में लेकर आ रही है। अच्छा जी, आप नेक्स्ट जाते हैं इटालियंस कॉर्पोरेशन गवर्नेंस मॉडल क्या कहता है आपको। अगर कॉर्पोरेट यहाँ पे ना लंबे टाइम के, फॉर ए लॉन्ग टाइम द कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाज कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ द wealthy family and the bureaucratics with limited protections of the minority shareholders। that means अपनी minority shareholder की प्रोटेक्शन के लिए ना उन्होंने कैसा गवर्नेंस को सेलेक्ट किया कि भाई जो भी आपकी अच्छी, वो जो जिनकी सिचुएशन वेल्थ के अंदर बढ़िया है, वो फैमिली के हाथ में थमाई हुई थी कि अपने जितने भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है आप उनका प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ पर फैमिली ओन बिजनेस को ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता था। और 20th सेंचुरी के अंदर रिपीटेड द फाइनेंशियल क्राइसिस लीड टू द स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। जैसे जैसे बार बार फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे थे तो क्या हुआ, यहाँ पर सरकार की इंटरफेयर आनी स्टार्ट हो गई थी। इन्वेस्टमेंट बैंक को आपके कमर्शियल बैंक से सेपरेट किया गया और जो स्टेट ओनरशिप है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। तो यहाँ पर रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुई थी यहाँ पे टैलेंट गवर्नेंस के अंदर कि जो कैपिटल मार्केट का जो रोल है वो बढ़ता जा रहा था। ग्रोइंग द अवेयरनेस ऑफ द इन्वेस्टर्स राइट, कि इन्वेस्टर्स के क्या राइट होने चाहिए उनके रिगार्डिंग यहाँ पर अवेयरनेस प्रोवाइड की जा रही थी। ठीक है, ग्रेजुअली द इंप्रूवमेंट इन द डिस्क्लोजर द नॉर्म्स को धीरे धीरे करके चीजों को इंप्रूव किया जा रहा था, डिस्क्लोज किया जा रहा था, बताया जा रहा था। ठीक है, एंड फॉर्मलाइज ऑफ द गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स, चीजें सिस्टमाइज बनाई जा रही थी, राइट। तो चीजें यहां पर ट्रांसफॉर्म हो गई थी कि फैमिली सेंट्रिक से आप लोगों का कंट्रोल कहां से मूव हो चुका था, आप लोगों का गवर्नेंस एंड मोर रेगुलेटेड, मींस कि सरकार की यहां पर इंटरफेरेंस ज्यादा देखने को मिली थी, राइट। नेक्स्ट जाता है फ्रेंच मॉडल, जो कि बारे में बात करता है कि यहां पर किस तरीके की कॉर्पोरेट गवर्नेंस थी। यहां पर ज्यादा रूल रेगुलेशंस माने जाते थे, राइट। चीजों को मेंटेन करने के लिए कोई भी रूल्स हुआ, कोई भी पॉलिसी हुई, कौन कर रहा था, सरकार कर रही थी। यहां पर ज्यादा डोमिनेंट पोजीशन किसकी थी, सरकार की थी। रूल कौन बना रहे थे, सरकार बना रही थी। Friends of financial systems was the conservative and the government play a dominant role in the economic activities के अंदर। corporate governance in the France developed the gradually align with the industrial growth and the economic reform। जो corporate governance है ना फ्रांस के अंदर, वो धीरे धीरे करके डेवलप हुई है इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इकोनॉमिक रिफॉर्म के साथ साथ हुई है। गॉट इट। तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल के ऊपर बढ़ते हैं। क्या कहता है जापानीज मॉडल। जापानीज मॉडल क्या कहता है, ये अक्सर ना अपने ग्रुप में डिसीजन लेता था, ग्रुप में वर्किंग करता था। मीन्स कि जितनी भी जापानीज कंपनी है ना, वो एक पर्टिकुलर बिजनेस जो चलाती थी वो ग्रुप में चलाती थी। उस ग्रुप का नाम था किरात्सु, राइट। और यहाँ पर जितनी भी डिसीजन मेकिंग है, कोई भी अपना रूटिंग सेक्शन है, वो लॉन्ग टर्म के बिजनेस को सेटअप करने के ऊपर ज्यादा फोकस करता था। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म
बिजनेस को ऑपरेट करना है तो डेफिनेटली आप अपने बिजनेस को स्टेबल रखने का ओपिनियन रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है जापानीज की, ये क्या करते थे, अपने ग्रुप में डिसीजन लेते थे और क्रॉस शेयर होल्डिंग एंड द क्लोज टाई विद द बैंक, बैंकों के साथ अपना एक क्लोज रिलेशनशिप था, क्योंकि फाइनेंसिंग की फंडिंग यहीं से होती थी। तो इसकी क्री कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे याद रखना कि स्ट्रॉन्ग बैंकिंग कंपनी रिलेशनशिप है, बैंकों के साथ अपना रिलेशनशिप बढ़िया है। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस, दैट मीन्स लंबा टाइम तक बिजनेस चलेगा तो डेफिनेटली हम अपने एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहे नहीं कर रहे हैं, और अपने बिजनेस को स्टेबिलिटी रखने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी स्थिर रखने की कोशिश की जा रही है, इतना ज़्यादा मेजर चेंज ना है। गवर्नेंस रिफॉर्म द मेनली आफ्टर द 1990 के बाद गवर्नेंस मीन्स की रूल रेगुलेशंस के अंदर चेंजेस आए थे। इंडियन मॉडल के अगर बारे में बात की जाए तो इंडियन मॉडल क्या अप्लाई करता है, देखो इंडिया के अंदर भी फैमिली बिजनेस को ही ज्यादा फोकस किया जा रहा था, बाद में चीजों को ज्यादा फॉर्मलाइज एंड स्ट्रक्चर किया गया था कि चीजें प्री डिफाइन हो जाए, चीजें सभी के लिए सिमिलर हो जाए। तो यहाँ पर काफी सारी कमेटी सेटअप की गई थी, कुमार मंगलम बिरला कमेटी सेटअप की गई थी, नरसिम्हा चंद्रा कमेटी सेटअप की गई थी, और सेबी के अंदर भी आपका एक एग्रीमेंट आया था और उस एग्रीमेंट के अंदर क्लोज 49 ने भी काफी सारे माइलस्टोन चेंजेस किए थे, राइट। तो की फीचर्स क्या है, बस यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को फोकस किया गया था, और अपने जो इन्वेस्टर्स है ना वो विजिबल ब्लावर जो पॉलिसीज है उसको फॉलो करें। दैट मीन्स अगर कोई किसी भी इन्वेस्टर्स को या फिर अपने कोई भी एम्प्लॉई है उस कंपनी के अंदर कोई भी घोटालेबाजी नजर आ रही है ना, तो वो क्या कर सकता है, उसके प्रति कंप्लेन कर सकता है बिना किसी डर के। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया गया था। आपकी जो इवेल्युएशन है, परफॉर्मेंस जो भी आप कर रहे हैं उसकी इवेल्युएशन भी यहाँ पर की जाएगी, जो बोर्ड के मेंबर है ना उनकी, ठीक है। अच्छा, ये पूरा का पूरा आपका टेबुलर फॉर्म में दिया गया, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम में जाने से पहले प्लीज इस चीज को 2 से 3 बार रिवाइज जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम के अंदर मोस्ट ऑफ यही क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड स्ट्रैटेजी क्या होती है। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि भाई हमारे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम के साथ हमारे पूरे बिजनेस को हमें चलाना है। सिस्टम दैट मीन्स हमारे पास एक रूल्स है, रेगुलेशंस है, पॉलिसीज है, टर्म है, कंडीशंस है, मेथड है, टेक्निक्स है। इन सभी चीजों का फॉलो कर हम अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं कि हमारे बिजनेस में किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो। बट यहाँ पे बात की जा रही है साथ ही साथ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होती है, मीन्स कि कोई पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए हम एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं, राइट। हम एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, हम एक प्लान तैयार कर रहे हैं। पर यहाँ पर इन दोनों को कैसे हम एक दूसरे से रिलेट करेंगे, क्योंकि आपने ये तो बता दिया कि मैम गोल तो क्या होते हैं कि एक स्ट्रेटेजी क्या होती है, इस गोल को अचीव करने के लिए हम प्लान बनाएंगे। पर बेटे जब हम प्लान बना रहे हैं ना, तो जरूरी है कि जो रूल रेगुलेशंस है ना, गवर्नेंस है, उस जो सिस्टम है उसको फॉलो करके हम प्लान बनाएं, क्योंकि बिना स्ट्रेटेजी, ठीक है, हम अपनी बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर सकते। और जब अगर बिजनेस में रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, गवर्नेंस है, सिस्टम है, बट हमारे पास प्लान नहीं है, तो भी हम एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते। तो क्या कहता है कि स्ट्रैटेजी फोकस ऑन द अचीविंग द गोल। स्ट्रैटेजी क्या करती है कि कैसे हमें अपने गोल को अचीव करना है, राइट। किन किन एक्टिविटी को मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा जिससे कि मैं मेरे गोल को अचीव कर पाऊं। बट यहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये कहते हैं कि जितनी भी एक्टिविटी आप करो ना, वो एथिकल होनी चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वो फेयर होनी चाहिए, वो सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ भी होनी चाहिए। ऐसे स्टेप नहीं उठाने हैं जिससे कि आपका फायदा हो, बाकी सबका नुकसान। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या कहती है, समझ में आया कि आप इन चीजों को फॉलो करेंगे। इनके बीच में रिलेशनशिप कैसे बताया जा रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड द स्ट्रैटेजी के बीच में। देखो सबसे पहले गवर्नेंस क्या बताइए, रूल बुक है, रूल एंड पॉलिसीज है, ठीक है। स्ट्रक्चर, रूल, पॉलिसीज, गाइडलाइंस दैट द कंट्रोल हाउ द स्ट्रैटेजी इज फ्रेम्ड एंड एग्जीक्यूटेड। क्योंकि स्ट्रैटेजी बना दी, अलग इंटेंशन से बनाई है, अपने अपने प्रॉफिट मोटिव से बनाई है, तो डेफिनेटली आप अपने बिजनेस को लंबे टाइम तक तो सर्वाइव नहीं कर सकते। फोकस ऑन द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है, देखो शेयर होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर होते हैं जिन्होंने अपनी उस कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी में पैसा लगाया होता है। स्टेक होल्डर होते हैं जो कि उस कंपनी की इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉइज हो गए हैं, कस्टमर्स हो गए हैं, ठीक है, सप्लायर हो गए, सोसाइटी हो गई, गवर्नमेंट हो गया, बैंक हो गए, मतलब कि जिनका भी उस पर्टिकुलर कंपनी से थोड़ा बहुत रिलेशन है,
बैंक वाले क्या करते हैं, लोन देते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, उनको टैक्स लेना पड़ता है। सोसाइटी कस्टमर क्या है, उनके प्रोडक्ट को यूज करते हैं। तो जरूरी है कि वो उस कंपनी में क्या चल रहा है वो इंटरेस्टेड होते हैं इन चीजों को जानने के लिए। तो टर्म कंडीशंस ऐसी बनाई जाए कि जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी की है वो एज इट इज वहां पर भी शेयर होनी चाहिए। सेपरेशन ऑफ द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ये तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। मीन्स कि मैनेजमेंट एंड ओनरशिप में किस तरीके से सेपरेशन है। क्या आप लोगों को याद आया कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी में पैसे लगाते हैं और वो सारे के सारे ओनर बन जाते हैं। अब ये सारे के सारे बिजनेस को तो रन नहीं करेंगे, अब ये क्या करेंगे, अपने ही बेस पर अपने में ही से ही किस बंदे को या फिर कोई अदर बंदे को वोटिंग करके बोर्ड के मेंबर में अपॉइंट कर देंगे। फिर ये बोर्ड के मेंबर इन सभी शेयर होल्डर के लिए वर्क करेंगे। ये भी क्या करेंगे, फिर एक पर्सन को अपॉइंट कर देंगे, ठीक है, काम को थोड़ा सा ट्रांसफर करने के लिए कि भाई ज्यादा बर्डन हम भी नहीं फेस कर सकते। तो मैनेजर हो गया। तो और ऑनर वो होता है, शेयर होल्डर वो होता है जिसने कंपनी के अंदर पैसा लगा रखा है। मैनेजर वो होता है जो कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज को बेटे परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो यहां पे ये लिखा हुआ है शेयर होल्डर्स, दैट मीन्स कि हु ओन द कंपनी एंड मैनेजर द हु रन द कंपनी, राइट। शेयर होल्डर इन्वेस्ट द मनी बट नॉट मैनेज द डेली वर्क, डेली वर्क को वो नहीं करता है, वो जस्ट पैसे लगाता है, ठीक है। उस कंपनी को संभालना, कैसे करने वाले हैं, किससे काम होगा, कौन सप्लायर होगा, कौन बायर होगा, गवर्नमेंट को पॉलिसीज जो बनाई है, लीगल फॉर्मेलिटीज है, वो सारे मैनेजर्स करती हैं, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, सपोर्ट इन द स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। सपोर्ट इन द स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है कि जो भी हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, कोई भी हम प्लान बना रहे हैं, कोई भी हम रोड मैप तैयार कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है हमें हेल्प करती है कि ये चीजें ऐसे करनी है, ये चीजें ऐसे करनी है। एथिकल पढ़ा था ना पॉइंट इसके अंदर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर जो 5 पिलर है, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं जब भी हम कोई डिसीजन ले रहे हैं ना, बिजनेस एथिक्स का पॉइंट आप लोगों को याद हो तो, ठीक है, गवर्नेंस में तो नहीं था, 5 पिलर अलग थे। बिजनेस एथिक्स में मैंने तुम्हें लोगों को पढ़ाया है कि ये इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है, याद होगा तुम्हें या तो भूल गए होंगे। एक सेकेंड, दिस वन, कि एथिक्स क्या बताता है बेटे, क्या सही है क्या गलत है। सही और गलत के बीच में डिफरेंस कौन बताता है, आपको एथिक्स बताती है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी यही है कि आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, वो प्लान इस तरीके से होना चाहिए कि बेटे आपके फेवरेबल में भी होना चाहिए, इसकी कंपनी के फेवरेबल में भी होना चाहिए, और साथ ही साथ जो बाकी के पर्सन्स है, बाकी के जो स्टेक होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स है, उनके फेवरेबल में भी होना चाहिए। अगर आप बिना गवर्नेंस, बिना रूल रेगुलेशंस के आप कोई भी स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो डेफिनेटली वो स्ट्रैटेजी बायसनेस होगी, मतलब कि उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन होगा, पक्षपात होने वाला है, ठीक है, भेदभाव जरूर होगा कि आप अपने अपनी तरफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर पॉलिसी बना रहे हो, बाकी को पीछे छोड़ दिया, राइट। कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसा हो सकती है कि आप अपने शेयर होल्डर से छुपा रहे होते होंगे। अगर गवर्नेंस के साथ अगर पॉलिसीज बनाएंगे तो डेफिनेटली एक बढ़िया, एक सिस्टमैटिक तरीके से आप डिसीजन ले पाएंगे। फेयरनेस टुवर्ड दर इज इन्वेस्टर्स। फेयरनेस का मतलब क्या होता है? फेयरनेस का मतलब होता है कि सभी को इक्वली ट्रीटमेंट देना। मैं कहूँगी मेरी क्लास के अंदर 80 बच्चे हैं, कोई नॉन मेरा बच्चे बैठा है, ठीक है, कोई फैमिली मेंबर्स है, तो यहाँ पर ऐसा थोड़ी ना है कि मैं उसको ज्यादा प्रेफरेंस दूंगी, उसको मैं फर्स्ट बेंच पे बिठाऊंगी, ठीक है, उसको मैं ये कहूंगी कि भाई ये करो वो, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सारे सारे बराबर होने चाहिए। सेम इस तरीके से कंपनी में भी होना चाहिए। अगर कंपनी में जो रूल आप बाकी एम्प्लॉयज के लिए तो वही रूल आपके लिए भी होना चाहिए, कोई भी अलग स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए। ओके, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर दैट ऑल द इन्वेस्टर्स आर द ट्रीटेड द इक्वली एंड द फेयरली, ठीक है, जिससे सभी के सभी पर्सन्स हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, तो उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो बना रहेगा। अदरवाइज अगर आपने लार्ज, जितनी भी बड़ी बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उनको ज़्यादा बेनिफिट दे दिया, जो कम इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको कम फायदा दिया है, तो कहीं ना कहीं मन मुटाव तो हो ही जाएगा यहाँ पे। जब आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर अपने गोल, अपने विजन्स, अपने ऑब्जेक्टिव, अपने मिशंस को अचीव करने के लिए आप स्ट्रैटेजी बनाते हो ना, तो ये सारे की सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? चैलेंजेस के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं। चैलेंजेस का मतलब है कि आप इवन रूल बुक को फॉलो कर रहे हैं, रूल बुक आप लोगों ने बनाई हुई है कि भाई ये पॉलिसी है, ये रूल है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, बट फिर भी चैलेंज आते हैं। क्या आते हैं? सबसे पहला
कि अपॉइंटमेंट, बोर्ड की अपॉइंटमेंट, बोर्ड कौन होता है भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड के अंदर जो मतलब पूरी ये मीटिंग मैंने आप लोगों को बताया, जो शेयर होल्डर के जो ओनर होते हैं ये क्या करते हैं, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, क्योंकि ये हर एक्टिविटी, हर डिसीजन मेकिंग, हर वोटिंग पावर में तो इंक्लूड नहीं हो सकते, क्योंकि इतने सारे ज़्यादा होते हैं, इतने सारे शेयर होल्डर होते हैं, तो इनके बेसिस पे एक बोर्ड की अपॉइंटमेंट होती है, मीन्स की बोर्ड मेंबर की अपॉइंटमेंट होती है। और जब हम बोर्ड मेंबर की अपॉइंटमेंट करते हैं तो ज़रूरी है कि वो बोर्ड मेंबर इस कंपनी के साथ उसका पहले कोई भी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसे बोला जाता है इंडिपेंडेंट, मीन्स कि अगर किसी भी पर्सन का इस कंपनी से पहले रिलेशनशिप होगा तो डेफिनेटली वो इस चीज़ की फेवर करेगा। अगर वो गलत काम कर रही है, कंपनी के अंदर जो बाकी जो मेंबर्स हैं वो गलत काम कर रहे हैं, तो उनके फेवर में आ जाएगा, क्योंकि बोर्ड मेन डिसीजन लेता है, राइट। अगर ये इंडिपेंडेंट होगा तो डेफिनेटली हमारी जो बिजनेस है वो एथिकल तरीके से चल रही है। बट ऐसा इसकी अपॉइंटमेंट की प्रोसेस को ही चेंज कर देते हैं अक्सर बिजनेस के अंदर, क्योंकि ये कहते हैं ना कि जो सिफारिश होती है, पैसा होता है, ठीक है, पावर होती है, वो इस तरीके की सिचुएशंस इंडिपेंडेंट वाली तो होने नहीं देते, वो अपनी अपनी चला के फटाफट बुक कर देते हैं नाम की भाई यही बंदा बनेगा, दैट्स इट, फालतू कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कहते हैं कि इन मैनी ऑर्गेनाइजेशंस दीज अपॉइंटमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड by the promoters or the powerful stakeholders and the reducing the independency। मतलब जिन लोगों के हाथ में पावर है ना वो इस तरीके की एक्टिविटी होने नहीं देंगे, मींस की जो रूल लिखा गया है उस रूल को तो फॉलो करने नहीं देते। समझ में आ रहे हैं, मींस कि आपको एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सुटेबल हो, और वो जो भी वर्किंग परफॉर्मेंस करे वो ऐसा ना हो कि हाँ वो बाकी के जो मेंबर्स हैं उनकी मिली भगती में मिल जाए, जिसके कारण वाकई में डिसीजन कैसा होगा, खराब होने वाला है। तो यहाँ पे चैलेंज क्या है, चैलेंज इज नॉट जस्ट अपॉइंटिंग द बोर्ड, बोर्ड को अपॉइंट करना इतना चैलेंज नहीं है, पर जो आगे डिसीजन लेगा ना वो खतरनाक होने वाला है। बट अपॉइंटिंग द राइट एंड द अनबायस्ड बोर्ड, अगर आपने राइट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स को नहीं अपॉइंट किया तो डेफिनेटली फ्यूचरिस्टिक जितने भी डिसीजन लेंगे वो गलती होने वाली है, अनबायस्ड डिसीजन लेंगे। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस ऑफ द डायरेक्टर, जब भी हम किसी भी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, अब ऐसा थोड़ी ना कि डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया वो कभी हटा ही नहीं सकते भाई, उसकी पहले परफॉर्मेंस भी चेक की जाती है कि भाई परफॉर्मेंस कैसी होती है, जो ऐसे जैसे अक्सर एम्प्लॉइज की होती है, परफॉर्मेंस अच्छी है तो प्रमोशन कर दो, अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो डिमोशन कर दो। सेम इस तरीके से डायरेक्टर की भी होती है, पर भाई प्रमोशन को सॉरी परफॉर्मेंस को चेक करने का जो प्रोसेस है ना उसको खत्म ही कर देते, क्योंकि डायरेक्टर ही बन गया पहली बात तो उसके पास वैसे ही पावर आ जाएगी, तो अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी जो वर्किंग परफॉर्मेंस की जो रिपोर्ट्स होती है उसमें तो वो डेफिनेटली हेरा फेरी इजिली कर सकता है ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस सिस्टम्स रिक्वायर्ड दैट द डायरेक्टर इवेल्युएट देयर परफॉर्मेंस, जरूरी है परफॉर्मेंस करना। हाउएवर दिस प्रोसेस इज ऑफनली वीक बिकॉज द डायरेक्टर होल्ड द पावरफुल पोजीशन, और उस तरीके की एक्टिविटी को वो होने नहीं देगा, राइट। तो यहाँ पे क्या क्रिटिकल पोजीशंस आ रही है, क्या क्रिटिकल चैलेंजेस आ रहे हैं, दिस शो द इवैल्यूएशन इज नेसेसरी, जरूरी है, बट डिफिकल्टी टू द इम्प्लीमेंट द फेयरली, क्या वो इवैल्यूएशन की जो प्रोसेस बताई है क्या आप लोगों ने इम्प्लीमेंट की है। जैसे कहते हैं कि भाई हमें क्या है चीटिंग नहीं करनी चाहिए, हम अक्सर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट क्या आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो, नो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में बात की जाए तो इंडिपेंडेंट समझ में आ गया, मतलब जिसका किसी कंपनी की, इस कंपनी के साथ कोई भी रिलेशन ना हो, एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट किया जाए, कैपेबल होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड द स्टेक होल्डर्स, दैट मीन्स कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है बिजनेस के अंदर, ठीक है, आप उस डिसीजन के लिए लायबल होने चाहिए कि रिजल्ट देखो ये आया है, रिजल्ट उसका फेवरेबल भी आ सकता है, अनफेवरेबल भी आ सकता है ना। तो फेवरेबल रिजल्ट की तरफ तो हमेशा कोई ना कोई क्या करता है, हाँ जी मैंने किया था, ये ऐसे ऐसे हुआ था। पर जब अगर अनफेवरेबल रिजल्ट आ जाए, ठीक है, तो क्या कहेंगे, हम दूसरों के ऊपर थोपना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना वो अपने स्टेक होल्डर्स को जवाबदेही होना चाहिए कि जो भी एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहा है उसके लिए वो आंसरेबल हो, राइट। समझ में आ गया। पर ऐसा तो नहीं होता, हमारे तो रीति रिवाज है कि भाई हम तो दूसरे के ऊपर थोपेंगे, दैट्स इट। दिस क्रिएट द एथिकल इश्यूज एंड द डैमेज
लॉन्ग टर्म रेपुटेशन, अगर आप लोग ऐसे कर रहे हो कि फॉरेन पर्सन को क्या कर रहे हो, सॉरी फॉरेन पर्सन कह रही हूँ, जो अदर किसी पर्सन के ऊपर ब्लेम कर रहे हो, या फिर अब कंपनी, देखो काम तो खराब हो गया, आउटकम जो आपका है फेवरेबल नहीं आया है, तो पहली बात तो फेवरेबल नहीं आया तो पहली बात तो आपको नुकसान फेस करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, आप किसी और के ऊपर थोप रहे हो तो आपकी खुद की रेपुटेशन जा रही है। तो यहाँ पे है रेपुटेशन अगर एक बार खराब हो गई तो डेफिनेटली उसको दोबारा से बिल्ड करना बहुत मुश्किल वाली बात होती है। रोल ऑफ द प्रमोटर कौन है? प्रमोटर क्या है? जिसने कंपनी को बेस माना, जिसके आइडिया पे कंपनी क्या कर रही है, ऑपरेट कर रही है, राइट। वो मेनली क्या करते हैं, कंपनी को जब तक इस्टेब्लिशमेंट ना हो जाए ना, मतलब कि पर्टिकुलर एक्ट में ना रजिस्टर्ड हो जाए, तब तक प्रमोटर ही क्या करता है, सारी कंपनी को क्या करता है, सपोर्ट करते हैं। तो ऑब्वियस है पावर तो उसके अंदर आ ही जाएगी, और अपनी पावर का वो क्या करता है, फिर वो मिस यूज करना स्टार्ट कर देता है। अपनी पावर से वो गलत डिसीजन, या फिर अपने फेवरेबल में डिसीजन, उसे गलत ही कहेंगे ना, तो वो उठाना स्टार्ट कर देते हैं। ट्रांसपेरेंसी इशू, ट्रांसपेरेंसी इशू के बारे में बात की जाए, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि जैसा बोला गया था वैसा ना नजर आए। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि मैं भी आप लोगों को डिस्क्लोज कर रही हूँ कि जैसे नोट्स आप लोगों को भी नजर आ रहे हैं, जो चीज़ हाईलाइटेड है वो आपको वैसे मिलेगी नोट्स में, ठीक है। थोड़ा बहुत बाद में अगर चेंजेस भी कर देना तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि ये चेंजेस किया गया है, जो मिस्टेक होती है उसको हम करेक्ट कर लेते हैं। देखो मिस्टेक सबसे हो जाती है, बट कहीं ना कहीं आपको जैसे नोट्स यहाँ पे मिल रहे हैं वो एज इट इज जब आप पीडीएफ एक्सेस करेंगे तब भी मिलेगी। हम इसके अंदर किसी भी तरीके की हेराफेरी नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो वो चीजें आपको नोट्स में रिटर्न मिलेगी कि हमने ये चेंज किया, राइट। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी दैट मीन्स जो चीजें इंफॉर्मेशन है वो एज इट इज शो ऑफ हो, किसी भी तरीके की हिडन पॉइंट ना होने चाहिए, राइट। जैसे कि कंफ्यूजन ना हो, सीधी सी बात ही है। कॉन्फ्लिक्ट एंड द मिसट्रस्ट, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जो झगड़ेबाजी के बारे में बात की जा सकती है। क्यों होता है भाई? मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण होता है। सबसे पहली बात, आप कुछ कह रहे हैं, मैं कुछ कह रही हूँ, मैं अलग बात रख रही हूँ, आप कुछ और बात कर रहे हो, आप ये कहेंगे कि नहीं मैम आप समझे नहीं, मैं कहूँगी नहीं बेटा आप लोग नहीं समझे। तो आपके और मेरे मन में क्या होगा कि देखो ये चीजें ऐसे नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए था। तो हर चीज मतलब कि जब आप लोगों के माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, किसी भी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, राइट, तो डेफिनेटली आपका जो कॉन्फ्लिक्ट ना धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ा, मतलब ये मन में जो विचारधारा बनते हैं ना किसी के रिगार्डिंग, वो बननी स्टार्ट हो जाती है। अगर एक बार किसी के, अगर आपने कॉन्फ्लिक्ट को संभाला नहीं उसी टाइम पे, अगर हम दोनों ने, मान लीजिए कोई भी बच्चा है, ठीक है, हमारे बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ठीक है, या दो दोस्त है, दोनों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, अगर आपने टाइम पे अगर संभाला नहीं तो डेफिनेटली आप ताउम्र तक उससे बात नहीं करने वाले। तो सेम इस तरीके से कंपनी में भी होता है। इफ द कॉन्फ्लिक्ट आर द नॉट हैंडल द प्रॉपरली अगर आप लोगों ने सही टाइम पे सही समय पर सही तरीके से उस चीज को हैंडल नहीं किया तो डेफिनेटली ये आप लोगों को लिए नुकसान देगा। क्यों? अगर एक बार ट्रस्ट टूट गया तो उसको दोबारा से बिल्ड करना मुश्किल हो जाता है। चैप्टर हो जाता है यहाँ पे फिनिश। बाकी अदर सब्जेक्ट्स की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, नजर आ रहा होगा। और ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस रहे, राइट। ये हर टॉपिक, देखो हर टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों को नजर आ रहे हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, डिफरेंट मॉडल आ गया वो समझ में। चैलेंजेस जो भी हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड डिफरेंट मॉडल आ रहे हैं, अक्सर यही आ रहे हैं, ठीक है। बिजनेस एथिक्स से पॉइंट आ रहा है, ठीक है, इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्या है, और ये सारे के सारे मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। ये यहाँ से मैच आउट करें, बिजनेस एथिक्स क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो पिलर्स हैं, ठीक है, मॉडल जो आपसे पूछे जा रहे हैं, चैलेंजेस हैं, बताया था ये सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। तो समझ में आगे होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आपके 2 लेसन रह गए हैं, 2 यूनिट रह गए, देन उसके बाद MC03 23 फिनिश हो जाएगी। यस।